बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एसी थ्रू अ कैपेसिटर, जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर। ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक थिक कॉपर वायर है और उसको हम इस तरह से वाउंड अप करते हैं कि वो हमारे पास एक सोलेनॉइड कॉइल की फॉर्म बन जाती है, तो इसी को हम इंडक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक थिक कॉपर वायर है जिसको हमने वाउंड अप किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है जी? सोलेनॉइड कॉइल बन गई है। 15 चैप्टर में भी आपने डिस्कस किया था सोलेनॉइड को। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, आप एक रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कि अगर एरिया हमारे पास लार्ज हो किसी वायर का तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एरिया लार्ज है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। तो याद रखिएगा, आज के इस टॉपिक में हमने थिक कॉपर वायर भी इसीलिए यूज़ किया है ताकि इसका एरिया ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 करने के लिए ही हमने यहाँ पे थिक कॉपर वायर यूज़ की है। अब स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो इसका मतलब है कि इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अगर इंडक्टेंस बढ़ जाएगी तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर बढ़ जाएगी, लार्ज होगी। ये रिलेशन हम 15 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में, कि अगर इंडक्टेंस इंक्रीज होती है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, जिस तरह प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी तरह से आज आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो इंडक्टर है वो भी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक हो गया जी। लेट कर लें इसी बात को, आपने इस डायग्राम से समझना है कि अगर इसी इंडक्टर को हम एक बैटरी या सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब है कि जैसे ही इस इंडक्टर में से करंट पास करेगा तो इसके अराउंड या फिर ये इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये इंडक्टर करंट की वजह से एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि इंडक्टर अपोजिज चेंज इन करंट, और याद रखिएगा कि ये जो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा चेंज को अपोज करेगा। मीन्स के जो इंडक्टर है वो चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। उसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जब आप इस इंडक्टर के साथ कोई बैटरी या सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर में से पास होगा तो ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद जैसे आप सोर्स को रिमूव करेंगे तो ये इंडक्टर चाहेगा कि मेरे अंदर से अभी भी करंट गुजरता रहे। तो देखा, ये चेंज को क्या कर रहा है? आप इस बैटरी को हटाना चाहते हैं लेकिन इंडक्टर कहता है कि नहीं, मेरे अंदर से करंट पास करे। तो वो जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर चुका होगा उसी एनर्जी को यूज़ करके वो इस इंडक्टर में उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। तो इंडक्टर क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। इसी चीज़ की एग्जांपल आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि लेट करें अगर पहले टर्न में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये जो सेकंड वाला टर्न है ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर डिक्रीज हो रहा है पहले में तो दूसरे वाला उसी डायरेक्शन में उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ अगर आपको याद हो तो म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस आप बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डायग्राम की तरफ आते हैं कि एसी थ्रू एन इंडक्टर की सर्किट डायग्राम कैसी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर एसी सोर्स है और साथ में हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा कोई और चीज़ कनेक्ट नहीं की गई। तो ये हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट डायग्राम है। अब स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं कि हमने थिक वायर यूज़ की है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? नियरली इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपने याद रखना और समझना है कि जैसे ही हम यहाँ से अल्टरनेटिंग सोर्स को अटैच कर चुके हैं इंडक्टर के साथ तो यहाँ से वोल्टेज यानी कि हमने अप्लाई कर रखी है, या फिर आप करंट की भी बात कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक की बात कर ले।
तो लेट करते हैं कि जो हमने सिग्नल अप्लाई किया है वो हमारे पास ये है, तो एक साइकिल को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स देखें आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू क्या हो रही है, वोल्टेज की इंक्रीज हो रही है। जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास ये वैल्यू कम होते होते इस पॉइंट पे पहुंचेगी। अब इस पॉइंट पे देखें एक लम्हे के लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर उसके बाद नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जिस लम्हे में वोल्टेज की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी उस टाइम क्या इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि उस टाइम तो करंट की वैल्यू 0 होने लगेगी। तो जब करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होने लगेगी उसी टाइम ये इंडक्टर वो जो एनर्जी स्टोर कर चुका था इंक्रीजिंग की बारी पे वो रिलीज कर देगा एनर्जी को। जैसे एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि इंडक्टर में से अभी भी करंट पास करे इस मोमेंट पे। तो इसका मतलब जिस टाइम वोल्टेज की वैल्यू 0 होने लगेगी उसी टाइम इंडक्टर जो है जो एनर्जी स्टोर कर चुका होगा वो प्रोवाइड कर देगा। तो जिसकी वजह से इस पॉइंट पे करंट 0 नहीं होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपने यहाँ पे लॉजिकली क्या बात देखी कि जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज 0 होने लगती है उस इंस्टेंट पे इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर चुका होता है वो प्रोवाइड करके करंट को मैक्सिमम कर देता है। इसी तरह से जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम होगी वहाँ करंट 0 होगा। तो इन्वर्स भी आप रिलेशन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स सर्किट डायग्राम के हिसाब से वोल्टेज और करंट के रिलेशन की बात, क्योंकि हमारा आज भी जो टॉपिक है वो है वोल्टेज और करंट का रिलेशन डिस्कस करना। तो हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में लॉजिकली रिलेशन को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। तो ग्राफिकली डिस्कस करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में EL = L डेल्टा I / डेल्टा T होता है। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इंडक्टर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है, तो फिर जितनी आपके पास अप्लाइड वोल्टेज है वही वोल्टेज इस इंडक्टर के अलॉन्ग जो एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड EMF होगी वो बिल्कुल उतनी होगी जितनी आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो मैं कह सकता हूं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो इक्वल होगी EMF के। तो फिर मैं इस इक्वेशन में EL की जगह V लिख सकता हूं, L डेल्टा I / डेल्टा T वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है अगर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा I / डेल्टा T के। अब डेल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब ये मैथमेटिकली क्या बन गया, स्लोप। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर करंट का स्लोप ले लिया जाए तो फिर हमें वोल्टेज मिलती है। ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर करंट का स्लोप ले लिया जाए तो हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म मिलेगी। तो अब स्टूडेंट्स हम वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म को ड्रा करके ग्राफिकली वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारा सोर्स अल्टरनेटिंग है, तो इक्वेशन होगी करंट के लिए I = I0 sin ωt। तो अगर I यहाँ से देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, sin ωt पे, मीन्स कि I इज़ द फंक्शन ऑफ sin थीटा। तो इसका मतलब करंट के लिए जो हमारे पास वेव फॉर्म होगी वो बिल्कुल साइन की तरह होगी। तो यहाँ पे हमने करंट की वेव फॉर्म को ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम इस करंट की वेव फॉर्म का स्लोप निकालते हैं। देखें करंट का अगर स्लोप निकाला जाए तो हमें वोल्टेज मिलेगी। तो मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। अब लास्ट टाइम हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्लोप बेसिकली क्या होता है, ढलवान। जिसकी ढलवान ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। तो पहले हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो हमारे पास ये बनेगा। तो देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि ढलवान ज़्यादा है ना, तो जिसकी ढलवान ज़्यादा उसका स्लोप मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है लेकिन स्लोप मैक्सिमम आ रहा है, तो उस मैक्सिमम पॉइंट को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है जी, ये आ गया। देखिए करंट का स्लोप लिया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहूँ तो फिर मेरे पास ये टेंजेंट बनेगा। अब देखें स्लोप क्या हो गया, कम हो गया पहले से। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा यहाँ बन जाएगा। तो पहले से देखें इस पॉइंट से स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0।
क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। तो इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, स्लोप क्या आ रहा है 0, तो ये वाला पॉइंट यहाँ हमने ड्रा कर दिए। अब जैसे ही तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह की कर्व आती है। अब ये क्या है, करंट का स्लोप लिया जा रहा है। इसी तरह से नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे फिर आप आएंगे तो नेगेटिव में स्लोप क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ना, 0 हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव में स्लोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, यहाँ पे, फिर 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 यहाँ पे, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके जब स्लोप निकाला तो आपके पास वेव फॉर्म ये बनी। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, जैसे आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये कंबाइन इफेक्ट की वेव फॉर्म बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, करंट, और ये हमारे पास क्या आ गई, वोल्टेज की वेव फॉर्म आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशन देखें, जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 है, वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, वोल्टेज क्या आ रही है, 0। इस पॉइंट पे करंट क्या है, 0, तो वोल्टेज क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास करंट क्या है, नेगेटिव में मैक्सिमम, वोल्टेज क्या है, 0। तो इसका मतलब रिलेशन यहाँ पे इन्वर्स ही आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो हमारे पास फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, वो है जी 90, या रेडियन की फॉर्म में π/2। तो यहाँ पे देखें 0, यहाँ पे क्या है 90, तो 90 - 0, तो आंसर क्या आएगा 90। तो इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने उसको राइट कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वेव फॉर्म में क्लियरली देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट से, कितने फेज पे, 90 डिग्री के फेज पे। तो वोल्टेज आगे है, करंट क्या है पीछे, तो वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। तो लास्ट टाइम जब हम AC थ्रू आ कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो तब हमारे पास करंट लीड कर रहा था, आज देखें वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर के केस में। तो यहाँ से MCQs बनाया जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि AC थ्रू एन इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देखते हैं, क्योंकि ग्राफिकली हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने लॉजिकली करंट और वोल्टेज का रिलेशन डिस्कस कर लिया। अब हम वेक्टर फॉर्म में इसका रिलेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास वोल्टेज होगी और ये करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल हमने उसको ड्रा किया हुआ है, और ये हमारे पास वर्टिकली वोल्टेज है। तो वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितने फेज पे जी, 90 के फेज पे। तो ये वेक्टर फॉर्म थी। अब स्टूडेंट्स अगर ये MCQs आता है कि AC थ्रू एन इंडक्टर में क्या चीज़ लीड करती है और AC थ्रू आ कैपेसिटर में क्या चीज़ लीड करती है, तो ये आपको कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। तो इसको याद रखने के लिए आपने ये एक वर्ड याद रखना है, जिसको हमने लिखा हुआ है सिविल। आप इसको जिस तरह से मर्जी पढ़ना चाहें, कोई मसला नहीं है। तो अगर इस वर्ड को गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है सिविल, CIVIL। अब इसके 2 लूप बना लें, ये याद रखने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि देखें पहले नंबर पे हमने एक लूप बनाया ये वाला CIV का, ये लूप 1, फिर उसके बाद VIL, इसका हमने सेकंड इसको लूप का नाम दिया हुआ है। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया पूरे वर्ड को। अब स्टूडेंट्स अगर आपका कैपेसिटर का केस हो, देखो CIV, फर्स्ट वाले में देखें CIV, तो इसका मतलब कैपेसिटर के केस में I और वोल्टेज का रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो CIV में कैपेसिटर के केस में I पहले आ रहा है, तो इसका मतलब I लीड करेगा, जो चीज़ पहले आ रही है वो लीड करेगी। तो देखें CIV वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैपेसिटर के केस में, तो पहले I आ रहा है, तो इसका मतलब करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में। इसी तरह से सेकंड वाले में देखें VIL, L से इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है उसमें पहले क्या आ रही है, वोल्टेज, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगी, जो चीज़ पहले आएगी वो लीड करेगी। तो इस तरह से आप अगर ये वर्ड याद रखेंगे तो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में क्या चीज़ लीड करती है आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी AC थ्रू कैपेसिटर में प्रूफ किया था, वहाँ पर हमने सारी डेरिवेशन की थी यूज़, लेकिन आज हम डेरिवेशन कम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिकली देखें I = I0 sin ωt होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास वोल्टेज आई है ये वाली L डेल्टा I और डेल्टा T, उसको हमने राइट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से V की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ आपके पास I है उसकी जगह I0 sin ωt लिख दें। फिर अब स्टूडेंट्स ये L I0 बाहर ले लें
और डेल ओवर डेल्टा टी डेरिवेटिव जो है वो साइन ओमेगा टी पे अप्लाई कर दे। तो डेल ओवर डेल्टा टी का मतलब डेरिवेटिव, तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी होता है, ओमेगा फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो एल आई नॉट ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। कॉस ओमेगा टी को आप साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एल आई नॉट ओमेगा था उसको हमने वी नॉट का नाम दे दिया, तो ये आप बैठ के खुद करेंगे। तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स वोल्टेज की भी इक्वेशन आ चुकी है, आई की भी आ चुकी है, तो दोनों में आपने फेज को अप्लाई करते हुए रिलेशन डिस्कस करना है कि क्या ये जो बातें हम करके आ रहे हैं ग्राफिकली, वेक्टर फॉर्म में और लॉजिकली, ये मैथमेटिकली भी ठीक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले फेज लेते हैं ज़ीरो, यानी कि हम इस फेज की बात करते हैं यहाँ पे ज़ीरो पे। तो जब फेज ज़ीरो होगा तो यहाँ पे आप ओमेगा टी की जगह ज़ीरो लिखें, 90 प्लस ज़ीरो 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो वोल्टेज क्या आ जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब फेज़ ज़ीरो है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। इसी तरह से जब फेज़ ज़ीरो है तो करंट क्या आ रहा है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो होगा यहाँ पे करंट। उसके बाद अगर फेज 90 है तो वोल्टेज क्या होगी ज़ीरो। कैसे, 90 प्लस 90 180, साइन 180 की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गई 90 पे वोल्टेज क्या है ज़ीरो। उसके बाद करंट क्या होगा मैक्सिमम, कैसे, साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 को आई नॉट से तो आई नॉट आ जाएगा, तो आई जो है वो मैक्सिमम होगा फेज 90 पे। इसी तरह से ये 180 पे आप देख सकते हैं, 270 और 360 पे। तो यहाँ से भी हमें प्रूफ मिल रहा है कि मैथमेटिकली भी वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो बेसिकली इस तरह से आ रहा है कि जिस फेज पे वोल्टेज मैक्सिमम है उस फेज पे करंट क्या है ज़ीरो या मिनिमम। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा यहाँ पे पावर फैक्टर है, तो अगर आप इस पावर फैक्टर वाले इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे थीटा अप्लाई करें 90, तो कोस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी ज़ीरो। इसका मतलब एसी थ्रू एन इंडक्टर के केस में पावर डिसिपेट नहीं होती। इसी तरह से अगर आप प्रूव करना चाहते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था एसी थ्रू कैपेसिटर के टॉपिक में, तो वो भी आप ये लूप चला के देख सकते हैं। पहले में पावर क्या आएगी पॉजिटिव, दूसरे में पावर क्या होगी नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव और चौथे में फिर नेगेटिव, तो इस तरह से कैंसल आउट हो जाएगा, पावर फिर भी ज़ीरो हो जाएगी। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस ही है, जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस आर होती है, इसी तरह से स्टूडेंट्स इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं और उसे डिनोट करते हैं XL से। क्या होती है जी इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू फ्लो ऑफ AC। तो अब स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल रिलेशन याद रखिएगा, XL इज इक्वल टू V ओवर I। जिस तरह अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V ओवर I होता है, उसी तरह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होती है इंडक्टर की, तो उसको XL से डिनोट किया हुआ है V RMS ओवर I RMS। RMS क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास सोर्स अल्टरनेटिंग है, तो ये बन जाएगा V RMS ओवर I RMS। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे V RMS की वैल्यू लिखना चाहें, जो कि हमारे पास क्या है L I नॉट ओमेगा, फिर ओमेगा की जगह 2 पाई F लिखें तो I से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 2 पाई F L बचेगा, तो 2 पाई F ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये इस तरह से एक और रिलेशन भी बन जाएगा XL इज इक्वल टू ओमेगा L का। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो XL है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, लेट करें अगर ये सोर्स 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला है तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि ये सोर्स 1 सेकंड में 2 दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स आते हैं वो तकरीबन 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं, तो ये आपने MCQs भी याद रखना है। और लास्ट में हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।